आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि हम सब वीर वंदा बैरागी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में एक लेक्चर सीरीज व्याख्यान माला का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ हो रहा है। इस व्याख्यान माला का प्रारंभ करना के का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि वंदा बैरागी जी के जीवन के विभिन्न विभिन्न पहलुओं को हम सब जाने, समझ में जाए। अत्यंत त्याग रहा है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के वक्ता महोदय का परिचय और स्वागत करता हूं। परिचय में उनका यह है कि श्री रवि कुमार सिन्हा जी हैं, रवि प्रकाश सिन्हा जी, और आप एक शिक्षाविद हैं, गोरखपुर से हैं। तो ये एक गहन चिंतन है, जीवन विद्या से जुड़े हैं, अध्येता हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आदरणीय रवि प्रकाश सिन्हा भैया से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। रवि भैया। सर्वप्रथम आप सबको नमस्ते। ये जो व्याख्यान माला का प्रारंभ है वंदा बैरागी जी के शीर्ष उत्कर्ष का, ये याद दिलाता है कि आज हम जो कुछ भी हैं, जैसा भी हैं, जितने भी हैं, हम अपने पूर्वजों के बलिदान, उनके कर्म, उनकी साधना, उनकी त्याग, उनकी तपस्या भरे जीवन के ही फल परिणाम में आज हम इस स्थिति में हैं कि हम संवाद कर पा रहे हैं। दूसरा, जो चेतना है, जो अनंत ब्रह्मांड जिसमें गर्भित है, हम सभी उसमें ऊर्जित हैं, प्रेरित हैं, उसके प्रति कृतज्ञता और अपने पूर्वजों और अपनी पूर्वजों की परंपरा संस्कृति के प्रति कृतज्ञता गौरव व्यक्त करते हुए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या, किन किन परिस्थितियों के साथ जूझा, उनका सामना किया और हमें यहाँ तक लेके आए। वंदा बैरागी जी का जन्म कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी तहसील में हुआ था। 27 अक्टूबर 1670 को। उनके पिताजी का नाम रामदेव था, वो एक किसान परिवार से थे। बाल्यावस्था के उनका किस प्रकार से गुजरा, शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई, शिक्षा संस्कार किस प्रकार से हुआ, यह एक निश्चित रूप से गहरे शोध का विषय है। और यह इसलिए भी है क्योंकि अपने आयु के 15वें वर्ष में वो आखेट करते हुए उनके द्वारा एक हिरणी का वध हो जाता है। इत्तेफाक से वो, संयोगवश वो गर्भिणी थी। उस दृश्य को देख करके वो, उन्हें वैराग्य का भाव जागा और वो वैरागी जीवन की तरफ आगे बढ़ चले और उस संन्यास जीवन की तरफ अग्रसर हो गए। यह शोध का विषय इसलिए है कि ये इतना सहज नहीं है। ये 15 वर्ष का काल जिसमें ये घटना हो और एकदम से कोई प्रवृत्त हो जाए वैराग्य की तरफ, ये बिल्कुल सहज बात नहीं है। निश्चित रूप से शिक्षा संस्कार का कोई स्वरूप रहा होगा। यह वो कालखंड है जब औरंगजेब का भारत में शासन था। मुगलों का अत्याचार अपने चरम पे था।
मुगलों का आक्रमण भारत पर, पाकिस्तान, कश्मीर, जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है उस क्षेत्र से हो रहा था। उनका परिवार उसी क्षेत्र में निवास करता था। निश्चित रूप से वो वातावरण आक्रांताओं से त्रस्त रहा होगा, निश्चित रूप से ऐसा अनुमान होता है। इसलिए उनका बाल्यावस्था में जो उनका पारिवारिक जो स्वरूप रहा है, जिसमें एक योद्धा के रूप में उनका शिक्षण प्रशिक्षण, साधक के रूप में शिक्षण प्रशिक्षण निश्चित रूप से चला होगा, तभी यह स्थिति आई कि वो आखेट, शिकार आदि की तरफ प्रवृत्तियां भी रहीं, युद्ध कौशल की प्रवृत्तियां भी रहीं, युद्ध कौशल का उनमें प्रदर्शन भी दिखता है, और फिर वो प्रभाव भी दिखता है, वो संवेदनशीलता भी दिखता है। वो अ, एक निर्दोष गर्भिणी हिरणी को और उसके बच्चे को जब देखते हैं तो फिर वो उनसे सहन नहीं होता और वैराग्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और वैराग्य के लिए जब अग्रसर होते हैं तो वो नांदेड़ में जिले में आश्रम बना में कुटिया बना करके रहने लगते हैं। बाल्यावस्था में उनका नाम लक्ष्मण देव था। बाद में माधव दास वैरागी जी और का के गुरु और बाबा जानकी दास जी के आशीर्वाद से उनका जो वैराग्य जीवन और संन्यास जीवन प्रारंभ हुआ, तो उनका लक्ष्मण दास से नाम बाबा रामदास माधव दास के रूप में वो जाने जाने लगे। निश्चित रूप से वो साधना, वो भारतीय मनीषा की उच्च श्रृंखला, उस उच्च परंपरा के अधेता के रूप में वो अग्रसर हुए। इसी बीच नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, का आगमन होता है। और उनका जो उस समय माधव दास बैरागी जी के नाम से जाने जा रहे थे, बंदा बैरागी जी, उनसे उनका मुलाकात होता है। अब एक शोध का विषय एक और है। ये वो कालखंड है जब औरंगजेब का शासनकाल था, क्रूरता चरम पे थी, अत्याचार भी था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों का शहादत हो चुका था, गुरु तेग बहादुर जी का शहादत हो चुका था। बहुत ही अत्यंत क्रूरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक उनके गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चिन्ह दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुगलों के इस आक्रमण और इस अत्याचार के विरुद्ध निरंतर संघर्षशील थे और भारतीय जनमानस, हिंदू चेतना को जागृत करने में समर्पित भाव से, राष्ट्र चेतना को समर्पित भाव से जागृत करने में लगे हुए थे। निश्चित रूप से ये मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा इसी ध्येय के से ही हुआ होगा। एक सामान्य, एक संयोगवश मुलाकात सिर्फ नहीं रहा होगा। यह निश्चित एक सोच का विषय है, जो मुझे ऐसा लगता है। इस मुलाकात में गुरु महाराज जी ने उनको देश के हालात, धर्म की स्थिति, सांस्कृतिक हालात, अत्याचार, क्रूरता आदि विषयों का संदर्भ लेते हुए माधवदास जी को प्रेरित किया संन्यास जीवन से सैन्य जीवन में अग्रसर होने के लिए। और ये उनकी प्रेरणा इतनी गहरी रही कि बंदा बैरागी जी, जो उस समय माधवदास जी के नाम से जाने जा रहे थे, वो सैन्य जीवन की ओर अग्रसर हुए। भारतीय संस्कृति में, भारतीय चेतना में, भारतीय मनीषा में यह एक परंपरा ही रही है, संन्यास परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, कि देश काल परिस्थितियों के अनुरूप जो ज्ञान चेतना है वो
खुद भी और अपने शिष्यों को राष्ट्र रक्षा हेतु, समाज रक्षा हेतु, धर्म रक्षा हेतु, संस्कृति रक्षा हेतु खुद भी अग्रसर होते रहे और अपने शिष्यों को भी अग्रसर करने की प्रेरणा करते रहे। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। शिवाजी महाराज का उदाहरण हम देख सकते हैं। हम अगर बहुत पहले जाएं तो श्री रामचंद्र जी का गुरु विश्वामित्र जी के द्वारा किया गया प्रेरणा, उनका प्रशिक्षण, उनका शिक्षा संस्कार, इसका भी संदर्भ के रूप में देख सकते हैं। ऐसे अनेक संदर्भ हैं वर्तमान, ये मध्यकाल में भी, प्राचीन काल में भी और पुरातन काल में भी। हमारे योद्धा, जो भी सनातनी योद्धा रहे, भारतीय योद्धा रहे, वो किसी न किसी संत के, किसी न किसी गुरु के अनुयायी रहे। उनका धर्म में, उनका अध्यात्म में गहरी आस्था और गहरी चिंतन रहा। उनके गुरु का और संतों का उनको आशीर्वाद रहा, उनकी प्रेरणा रही, उनका मार्गदर्शन रहा। उनके प्रेरणा और मार्गदर्शन में अपने राज्य और अपने राष्ट्र, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव अग्रसर रहे। ये हमारी एक परंपरा रही है। इसको दर्शन के स्वरूप में भी समझ सकते हैं कि राज्य नीति, धर्म नीति और अर्थनीति अविभाज्य है। ये अलग अलग कभी नहीं हो सकती। जीवन का जो स्वरूप है वो एक आत्म है, वो बटा हुआ नहीं है। जहां हमें सदुपयोग और व्यवस्था की नीति, आध्यात्मिक चेतना, धर्म नीति की आवश्यकता होती है, वहीं हमें आर्थिक समृद्धि, आर्थिक संबल, आर्थिक शक्ति के रूप में भी स्थापित होने के लिए अर्थनीति की भी आवश्यकता होती है। और राष्ट्र रक्षा के लिए, समाज रक्षा के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए राजनीति की आवश्यकता होती है, जो तन मन धन की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसी स्वरूप में नीति त्रय अर्थात नैतिकता व्यक्त होती है। इसका एक अनुपम उदाहरण हम बंदा बैरागी जी के जीवन में हम देख सकते हैं। उनसे हम ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार जब वो सैन्य जीवन में अग्रसर हुए तो उन्होंने क्रमशः कुछ फौज इकट्ठे किए, फिर धीरे धीरे फौज की संख्या बढ़ती गई और जो प्रारंभिक युद्ध जो उनके हुए, उसमें जो सब बहुत महत्वपूर्ण है वो है जहां वो गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों, उनके बच्चों का जो क्रूरतापूर्वक हत्या हुआ था, उनका, जिनके द्वारा किया गया था, उनका वध किया जाना। दूसरा गुरु तेग बहादुर जी के जो हत्यारे थे, उनका वध किया जाना। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 14 युद्ध लड़े लगभग, जिसमें लगभग 6 युद्ध उनके सेना नायकत्व में लड़े गए और हिंदू सिख जो साम्राज्य है उसका स्थापना और उसका विस्तार हुआ। और इसी क्रम में 1715 के दिसंबर महीने में जो किले की घेरेबंदी हुई, जिस किले में वो स्थापित थे, वो इस प्रकार की घेरेबंदी थी कि वहां भोजन का संकट हुआ। और एक समय ऐसा आया कि जब वो गुरुदास के नंगल गांव में वो अपने सैनिकों सहित बंदी बना लिए गए और फिर एक यात्रा वहां से दिल्ली तक की रही। वो बहुत ही प्रताड़नापूर्ण यात्रा रही। 5 माह की वो गहरी यातना थी।
जो उसमें प्रेरणादायी हम सबके लिए है, वो इतना, जो बहुत ही शांत चित्त उन सारी यातनाओं को सहन करते गए, और अंत में जब उनका बलिदान हुआ, उस समय उनके साथ जो सर्व जो सबसे बड़ा अत्याचार हुआ वो ये था कि उनके बच्चे अजय सिंह जी का उनके ही सामने हत्या किया गया। और ऐसा इतिहासकारों द्वारा उद्धृत किया जाता है कि उनका हृदय निकाल कर उनके मुंह में डाल दिया गया, और बिल्कुल शांत चित्त वो रहे। इतने इतने विभत्स, इतने जघन्य, इतने क्रूर अत्याचार के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा, वो इस्लाम को स्वीकार कदापि नहीं करे और अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। यह आध्यात्मिक चेतना की पराकाष्ठा को व्यक्त करता है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, बार बार शरीर धारण करता है, और हर एक शरीर यात्रा में अपने पिछले शरीर यात्रा के चरमोत्कर्ष के आधार पर अगली शरीर यात्रा प्रारंभ करता है अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए। शायद वो ऐसे ही एक श्रेष्ठ यात्री रहे जो एक सामान्य परिवार से, किसान परिवार से में जन्म लेने के बाद संत, फिर योद्धा, और फिर इस प्रकार से श्रेष्ठतम बलिदान जिन्होंने दिया। मैं अश्विनी भाई से निवेदन करूंगा कि इस पर और प्रकाश डालें। श्री अश्विनी भाई। धन्यवाद रवि भैया, आपने एक शुभारंभ कर दिया है। आगे बहुत सारे लोग प्रकाश डालते रहेंगे, लेकिन कहते हैं कि शुभारंभ और समापन यानी पूर्णता की ओर जब हम बढ़ते हैं तो दोनों आया माने दोनों चरण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए, आज का शुभारंभ हुआ और हम आपको धन्यवाद देते हैं, और इस पे जो लोग ज्वाइन किए उनको साधुवाद और धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलेंगे। कल का समय हम लोग 9 बजे रखेंगे। सबको शुभ रात्रि, नमस्ते।